हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, इसे दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है? सबसे पहला टॉपिक दिल्ली, क्योंकि इसके अधिकांश जो शासक थे उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, लेकिन सल्तनत, हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि सुल्तान या सल्तनत का शब्द कैसे आया। कहते हैं मुस्लिम जगत में खलीफा ही धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रधान होते थे, लेकिन जब मुस्लिम समाज का विस्तार ज़्यादा हो गया तो खलीफा ने अपने अंडर में किसी और मुस्लिम को वहाँ राजा बनने की जो स्वीकृति प्रदान की, वही सुल्तान कहलाया। ठीक है, तो ऐसे मुस्लिम शासक जो खलीफा से खिलत की प्राप्ति करते थे या खलीफा के अंडर में शासन करना पसंद करते थे, वे सुल्तान कहलाते थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासकों ने खलीफा को ही अपना धार्मिक प्रधान मानने का काम किया है, इसीलिए यह दिल्ली सल्तनत। कहते हैं दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। यानी कि जब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, मोहम्मद गोरी जो 1192 त्रायन के द्वितीय युद्ध से 1206 तक लगभग 14 वर्षों तक कौन सा वंश चला? कह सकते हैं गोरी वंश, चूंकि मोहम्मद गोरी का प्रभाव था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो भारत में उसके साम्राज्य का संरक्षक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने एक नए वंश की स्थापना कर डाली, गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद फिर इतिहास एक नया मोड़ लेगा और भारत में मुगलों का आगमन हो जाएगा, यानी कि मुगल शासनकाल का प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसे एक छोटे से अध्याय में सभी शासकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इनका शासनकाल कितना है? 1206 से 1226। ठीक है, लगभग 320 वर्ष। सबसे पहले गुलाम वंश। ठीक है, कहते हैं गुलाम वंश के अधिकतर जो शासक होंगे वो गुलाम ही होंगे, इसलिए इस वंश का नाम इतिहासकारों ने क्या रखा है? गुलाम वंश। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इस वंश के संस्थापक थे, किसके गुलाम थे? तो मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। इल्तुतमिश ऐबक के गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। ठीक है, बलबन इल्तुतमिश के गुलाम थे। देख रहे हैं, इस वंश के अधिकतर शासक, जो महत्वपूर्ण शासक है, क्या है? गुलाम है। तो इस वंश के जो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद उनका पुत्र आराम से गद्दी पर बैठा, जिसको इल्तुतमिश ने क्या किया? उसको मारकर राजगद्दी प्राप्त किया। उसके बाद इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, बाद में इसको हस्तगत करके सत्ता को रजिया सुल्तान, भारतीय इतिहास की कह सकते हैं पहली सुल्तान, महिला शासिका भी कह सकते हैं इसको, रजिया सुल्तान। ठीक है, बाद में रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद बहराम शाह, ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बना। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद और फिर गयासुद्दीन बलबन ने काफ़ी लंबे वर्षों तक शासन किया। ठीक है, इसके बाद मुइजुद्दीन कैकुबाद इस वंश का अंतिम शासक था। देख रहे हैं लगभग कितने शासक हैं यहाँ के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 शासक। कितने वर्ष इनका शासनकाल था? 1206 से 1290, यानी कि 84 वर्ष। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर 84 वर्ष तक शासन कर पाया।
जिसके प्रथम शासक संस्थापक कहे जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम मुइजुद्दीन कैकूबाद। ठीक है, कैकूबाद की मृत्यु करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना करेंगे, जिनका शासनकाल होगा 1290 से 1320, यानी कि लगभग 30 वर्ष। जो सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में सबसे कम अगर शासन रहेगा तो खिलजी वंश का ही रहेगा, मात्र 30 वर्ष। ठीक है, इस वंश के संस्थापक होंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके उसका भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की अचानक मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी इस वंश का अंतिम शासक होगा, जिसको खुसरो शाह, कौन? खुसरो शाह मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करेगा। किसका सेनापति? पैगंबर का सेनापति। इसको खुसरो शाह का विद्रोह भी कहा जाता है। कहते हैं खुसरो शाह के विद्रोह को गयासुद्दीन तुगलक ने समाप्त करके एक नए राजवंश तुगलक वंश की स्थापना करी। ठीक है, तुगलक वंश एक नए राजवंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। इसका शासनकाल होगा तुगलक वंश का 320 से 414 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 94 वर्षों तक, जो कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया, 94 वर्षों तक। इस वंश के संस्थापक होंगे गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT, मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज रहेगा, साम्राज्य रहेगा, वो पूरे सल्तनत काल में सबसे विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के पास होगा। और जितने भी सल्तनत काल के शासक होंगे उसमें सबसे बेहतरीन विद्वान, सबसे बड़ा विद्वान कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और यही नहीं, सबसे ज़्यादा विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनेगा, जिसको इतिहासकार सल्तनत काल का अकबर भी मानते हैं। क्या मानते हैं? सल्तनत काल का अकबर। फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इसको द्वितीय ले लेंगे क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक क्या है? इस वंश के संस्थापक भी है। फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ये फिरोज शाह तुगलक का क्या था? पौत्र था, यानी पोता था। उसके बाद अबू बकर, और सबसे अंत में जो तुगलक वंश का शासक था नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कहते हैं इन्हीं के शासनकाल में 1398 में तैमूर लंका आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर लंका आक्रमण हुआ था। और इस वंश का अंतिम शासक भी था नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अब इस तुगलक वंश के बाद एक नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना होगी। सैयद वंश, जिसके संस्थापक होंगे खिज्र खां। कहते हैं खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति रहेगा। जो तैमूर लंग भाज पर आक्रमण करने के बाद जब वापस जा रहा होता है तो इसे लाहौर, दीपालपुर आदि का गवर्नर घोषित करके ये वापस अपने देश चला जाता है। तो खिज्र खां नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को हत्या करके एक नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना करेंगे। उसके बाद उनका पुत्र होगा मुबारक शाह। इनके दरबार में कहते हैं याह्या बिन सरहिंदी रहते थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने मुबारक शाह की रचना की थी। कहते हैं याह्या भी सरहिंदी ने ही सैयद वंश के शासकों को पैगंबर का वंशज बताया है। किसका वंशज बताया है? पैगंबर का वंशज। यहाँ लिख देते हैं, पैगंबर साहब का वंशज बताया, पैगंबर के वंशज, पैगंबर के वंशज बताया। कौन? याह्या बिन सरहिंदी। याह्या बिन सरहिंदी, ठीक है। और इसके अगला शासक होंगे मोहम्मद शाह।
और कहते हैं इस वंश के सबसे अंतिम शासक होंगे अलाउद्दीन आलम शाह, जो काफ़ी शांत प्रवृत्ति के होंगे और ये अपने राज सत्ता दिल्ली को छोड़कर बदायूं में जाकर रहने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय दिल्ली पर इसका एक मंत्री बहलोल लोदी रहता है, जिसके डर से अलाउद्दीन आलम शाह कभी दिल्ली वापस नहीं आएगा और बदायूं में ही अपने जीवन के अंतिम काल तक यह राज करेगा, लेकिन वो दिल्ली नहीं आएगा। तो दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना हो जाएगी, लोदी वंश। ठीक है, यहां हम तो भूल ही गए। 414 से सैयद वंश का शासन काल होगा 414 से 451 ईस्वी तक, यानी कि यह 37 वर्षों तक शासन करेगा। कितने वर्षों तक? 37 वर्ष। अगला है लोदी वंश। इनका शासन काल होगा 1451 से 1526 ईस्वी, यानी कि कह सकते हैं लगभग 75 वर्ष। ठीक है, इस वंश के संस्थापक होंगे बहलोल लोदी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान, इसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान कौन था? तो बहलोल लोदी। और दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला दूसरा अफगान तो शेर शाह सूरी। इसका पुत्र बहलोल लोदी का पुत्र होगा सिकंदर शाह, जो राजधानी को दिल्ली से कहां ले जा शिफ्ट करेगा? आगरा। राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट करेगा सिकंदर लोदी। और इस वंश के अंतिम शासक सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी होंगे। कौन? इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में किससे पराजित होंगे? बाबर से क्या हो जाएंगे? पराजित हो जाएगा और मारा जाएगा, और मारा भी जाएगा। कहते हैं दिल्ली सल्तनत काल में युद्ध मैदान में मारा जाने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी मारा गया। कहाँ? युद्ध मैदान में। युद्ध मैदान में मारा जाने वाला पहला सुल्तान होगा कौन? इब्राहिम लोदी। क्योंकि अब बाबर का आगमन हो गया तो भारत में एक नए राजवंश की शुरुआत होगी। क्या? मुगल वंश। इससे पहले हम लोग, चूंकि सल्तनत का एक बहुत ही बड़ा विस्तृत चैप्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में एक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मेरा यह जो पढ़ाने का ढंग है आपको पसंद आया होगा।